everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो लोग थे उन लोगों के बीच में कोई सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं, हमें इसका पता लगाना है। तो सबसे पहला जो तरीका है पता लगाने का वो है बरियल्स की स्टडी करके। बरियल्स क्या होते हैं? बरियल्स वो होते हैं जहाँ पर जो डेड पर्सन है उनको दफनाया जाता है, यानी कि एक टाइप से ग्रेव्स इनको कह सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जनरली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि किसी पर्टिकुलर कल्चर के लोगों के बीच में कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं। पर्टिकुलर कल्चर का यहाँ पर मतलब है हड़प्पन कल्चर। तो उनके लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस थे या नहीं, इनको पता लगाने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? उसमें बरियल्स की स्टडी करना। तो आप लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं ना। तो उन पिरामिड्स में क्या होता था ना कि अंदर जो होती थी उसके ग्रेव ही होती थी, बरियल होता था और उसके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था ताकि पता रहे कि हाँ ये किस किंग का बरियल है, राइट। तो उनमें से कुछ पिरामिड जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेनियस थे, यानी कि जिस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी उसी टाइम पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी चल रही थी, इजिप्ट के पिरामिड भी बन रहे थे। ठीक है, अब इन पिरामिड्स में से कई सारे पिरामिड जो थे वो रॉयल बरियल्स थे। रॉयल बरियल्स यानी कि जो रिच पीपल के बरियल होंगे। अब जब रिच पीपल के बरियल होंगे तो क्या होगा, बहुत सारी वेल्थ भी उसके साथ में बरी की जाएगी, है ना, एनॉर्मस क्वांटिटी की वेल्थ, क्योंकि बहुत पैसा है भाई। तो उसको जो मर गया तो उसके साथ में ही उसको बरी कर दिया गया। अब जब हड़प्पन साइट्स की बात करते हैं तो वहां पर जो बरियल्स मिले हैं वहां पर जो डेड है उसको जनरली पिट्स में बरी किया गया है। पिट्स यानी कि गड्ढे, गड्ढे खोदकर उसमें डायरेक्टली डाल दिया गया है। कोई भी वेल्थ है या कोई भी पॉट्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं डाली गई हैं, इन जनरली बात हो रही है, लेकिन कहीं कहीं पर ये एविडेंसेस भी मिले हैं। तो समटाइम्स बरियल पिट जो होता था यानी कि जो गड्ढा खोदा जाता था बरियल के लिए, उसे बनाने में भी कुछ डिफरेंसेस थे। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर लें तो जो हॉलोड आउट स्पेसेस हैं, यानी कि वही जो बरियल्स हैं, जो गड्ढे हैं, उनका जो सरफेस है उनको ब्रिक्स से बनाया गया है, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है ना। तो चारों तरफ से यहाँ पर ईंटें लगाई गई हैं। हमने नॉर्मली क्या देखा था कि सिर्फ एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसी में ही जो डेड पर्सन है उसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि जो हॉलोड आउट स्पेसेस हैं उनको ब्रिक्स के साथ में भी, मतलब यहाँ पर साइड में ब्रिक्स लगाई गई हैं, इधर भी इतने, मतलब काफ़ी बड़ी ग्रेव जो है वो बनाई गई है, ये हम देख पा रहे हैं। तो क्या ये वेरिएशंस एक इंडिकेशन है सोशल डिफरेंसेस का? हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं, क्योंकि कुछ ग्रेव्स में तो पॉटरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि शायद ऐसा कोई बिलीफ हो उन लोगों के बीच में कि ये सारी चीज़ें जो पॉटरी ऑर्नामेंट्स वगैरह रख रहे हैं उनके साथ में, इनको वो आफ्टर लाइफ यूज़ करें, यानी कि मरने के बाद में यूज़ करें। ऐसा हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है इस बारे में। अब जैसे ये ग्रेव है, इसमें ये डेड पर्सन है ना, कंकाल पड़ा हुआ है इसका, ये पॉटरी है इसके साथ में बरी, एक और डेड पर्सन है इसके साथ में भी कुछ चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि ये मरने के बाद में इन सारी चीज़ों को यूज़ करे, है ना। हालांकि कोई कर नहीं पाया मरने के बाद, तभी तो हमें एक्सकवेशन में ये सारी चीज़ें मिली हैं, राइट। तो बिलीफ है, अब जैसा भी हो, ये बिलीफ तो आज भी चलता है बहुत जगह पर। अब ये जो बरियल्स में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इनसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं, क्योंकि जैसे कोई बरियल तो नॉर्मल है, कोई गड्ढा खोद के उसमें डेड पर्सन को दफना दिया गया, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि डेड पर्सन के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी दफनाई गई हैं, राइट। तो इस बारे में हम श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज़्यादातर जो बरियल्स हैं वो ऐसे ही मिले हैं, नॉर्मल गड्ढे, और उन्हीं में ही डेड पर्सन को दफना दिया गया। तो हो सकता है कि जिनमें जो चीज़ें दफनाई जा रही हैं डेड पर्सन के साथ में बहुत सारी, तो हो सकता है कि वो रिच पीपल की हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वरना इन जनरली लोगों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, हम ये कह सकते हैं। वरना हमें क्लियरली नहीं पता है कि कैसी सोसाइटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, राइट। अब ज्वेलरी जो है वो मैन और विमेन दोनों के बरियल से मिली है। आज के टाइम पर तो ज्वेलरी मतलब नॉर्मली विमेन ही पहनती हैं, लेकिन उस टाइम पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम था वहाँ पर मैन के बरियल से भी ज्वेलरी मिली है और विमेन के बरियल से भी ज्वेलरी मिली है, राइट। तो जब दोनों के बरियल से ज्वेलरी मिल रही है तो हमने ये पहचाना कैसे कि ये मैन का बरियल है, ये विमेन का बरियल है? तो जो स्केलेटन है ना, जो कंकाल है, उसकी स्टडी करके पता चलता है कि ये विमेन है या मैन है।
तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्केलेटन्स की स्टडी करी तो उन्हें पता चला कि विमेन के बरियल से भी ज्वेलरी मिली है और मैन के बरियल से भी ज्वेलरी मिली है। इनफैक्ट जो एक्सकवेशंस हुए कहाँ पर, हड़प्पा की एक सिमेट्री में। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो जब वहाँ पर एक्सकवेशंस किए गए लगभग मिड 1980s में, मिड 1980s यानी कि 1980 का जो डिकेड होगा, डिकेड मतलब 10 साल का टाइम, 1980 से लेकर 1990 तक, राइट। तो इसके बीच का टाइम यानी कि लगभग 1985 का टाइम पीरियड है। तो क्या हो रहा है, हड़प्पा की एक सिमेट्री में एक्सकवेशन हो रहे हैं। तो उसमें क्या मिलता है, एक ऑर्नामेंट मिलता है। वो ऑर्नामेंट किस चीज़ का बना हुआ था, उसमें 3 शेल रिंग्स थी। शेल मतलब शंख, तो शंख की 3 जो है ऐसी रिंग्स बनी हुई थी। एक जैस्पर बीड था। जैस्पर क्या होता है, जैस्पर एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है। तो जैस्पर का बना एक बीड था और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स थे, यानी कि छोटे छोटे जो बीड्स हैं वो सैकड़ों नंबर में थे, 100 से भी ज़्यादा नंबर में थे। तो इसका बना हुआ एक ऑर्नामेंट था। वो कहाँ पर मिला है, वो एक मेल की स्कल के पास में मिला है। तो हो सकता है कि वो उसे पहनाकर दफनाया गया हो। तो एक मैन के बरियल से मिला है ना, जो हम ये पढ़ रहे थे कि ज्वेलरी दोनों के बरियल से मिली है, मैन और विमेन के। तो ये जो ऑर्नामेंट मिला है ये मैन के बरियल से मिला है, राइट। अब कहीं कहीं पर जो डेड था उसको कॉपर मिरर्स के साथ में बरी किया गया। कॉपर मिरर यानी कि कॉपर का शीशा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कॉपर में शक्ल दिख जाएगी, यहाँ पर शीशा लगा होगा लेकिन शीशा तो टूट गया, कॉपर बची हुई है। तो इस टाइप का जो है कॉपर मिरर मिला है उस डेड के साथ में जो बरी किया गया था। बट ऑन द होल यानी कि अगर हम इन जनरल देखें तो इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। यानी कि क्योंकि ज़्यादातर बरियल्स ऐसे ही मिले हैं कि नॉर्मली डेड पर्सन को दफनाया गया है, कोई भी उसके साथ में कोई चीज़ें नहीं रखी गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पन्स थे ये प्रीशियस थिंग्स को डेड के साथ में बरी करने में बिलीव नहीं करते थे। अब यही ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं कि हर कब्र में से, हर बरियल में से जो है वो चीज़ें मिल रही हैं, प्रीशियस थिंग्स मिल रही हैं। तो हम कह सकते थे, भले ही एक आध बरियल नॉर्मल मिल जाता बिना किसी चीज़ का, तो हम कह सकते थे कि हाँ हड़प्पन्स बिलीव करते थे प्रीशियस थिंग्स को बरी करने में। लेकिन इन जनरल सारे बरियल्स नॉर्मल ही मिले हैं, लेकिन कुछ कुछ बरियल्स में ही जो चीज़ें हैं वो मिली हैं, ज्वेलरी वगैरह मिली हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, रिच और पुअर का डिफरेंस हो सकता है, बाकी ऐसा कोई सोशल डिफरेंस नहीं होगा हड़प्पन कल्चर में, राइट। तो अगली जो स्ट्रैटेजी है सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने की, वो है लुकिंग फॉर लग्जरीज। यानी कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिस्कवरी अगर होगी तो हमें पता चल सकता है कि कितना सोशल डिफरेंस होगा। तो इनकी स्टडी करना आर्टिफैक्ट्स की, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो ह्यूमंस ने बनाए हुए होते हैं अपने यूज़ के लिए, तो उनकी स्टडी करने से सोशल डिफरेंसेस का पता चल सकता है, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्रॉडली 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। पहला टाइप है यूटिलिटेरियन और दूसरा है लग्जरीज। यूटिलिटेरियन क्या होते हैं कि जिनका यूज़ किया जाता है, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं और जिनको इजीली ऑर्डिनरी मटेरियल से बनाया जा सकता है, जैसे कि स्टोन या क्ले, जो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर वो मटेरियल अवेलेबल हो जाए तो उस चीज़ से बनाया जो भी जाएगा, और जो डेली यूज़ का सामान जो भी होगा उसे बोला जाएगा यूटिलिटेरियन। तो यूटिलिटेरियन कैटेगरी में कॉइन्स आ जाते हैं, इस टाइप के जो होते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके बारे में। पॉटरी आ जाती है, बर्तन वगैरह, है ना। नीडल्स जो सुई होती है, फ्लैश रबर्स आ जाते हैं। फ्लैश रबर यानी कि स्किन को रब करने वाली जो चीज़ होगी, जो स्किन को साफ कर देगी, है ना, जिनको बोला जाता है बॉडी स्क्रबर्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो यूजुअली पूरे सेटलमेंट में मिली हैं। पूरा सेटलमेंट यानी कि पूरी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हर जगह पर ये सारी चीज़ें तो मिली ही मिली हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट उन ऑब्जेक्ट्स को लग्जरी मानते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट रेयर हैं या किसी कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल से बने हुए होते हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। रेयर मटेरियल यानी कि जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर वो मटेरियल अवेलेबल ना हो, कहीं और से मंगाया जाए। कॉस्टली तो है ही, उसमें ज़्यादा पैसा लगे, और नॉन लोकल भी वही बात है कि उस एरिया में लोकेटेड ना हो, कहीं दूसरी जगह से मंगाया जाए, और टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसे बनाना मुश्किल हो, तो वो आइटम्स होंगे लग्जरी आइटम्स। तो लग्जरी आइटम में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं लिटिल पॉट्स ऑफ फयांस। फयांस जो है एक मटेरियल है जो ग्राउंड सैंड मतलब जो सैंड होती है उसको इतना बारीक कर लिया गया, इतना पीस लिया गया, या सिलिका
उसको कलर के साथ में और गम के साथ में यानी कि गोंद के साथ में मिक्स करके उस सैंड को या सिलिका को उसके बाद उसे फायर कर दिया जाता है, उसे पका दिया जाता है। तो एक मटेरियल तैयार हो जाता है, एक पॉट तैयार हो जाता है जिसे बोला जाता है फयांस। तो फयांस के पॉट जो हैं वो प्रीशियस समझे जाते थे क्योंकि वो डिफिकल्ट थे बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी लग रही है कि पहले ग्राउंड सैंड बनाओ, ठीक है, या सिलिका लेकर आओ, और वो सिलिका भी हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, उसको फिर कलर के साथ में गम के साथ में मिक्स करो, फिर उसे पकाओ। तो ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने एक लग्जरी आइटम माना है। ये एक फयांस पॉट है, इस टाइप का दिखता है। अब ठीक है, यूटिलिटेरियन और लग्जरी में क्लासिफाई कर लिया, लेकिन जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो डेली यूज़ के भी हैं, जैसे कि स्पिंडल वूल्स। स्पिंडल वूल्स इस टाइप के होते हैं, इससे धागा बनाया जाता था। तो ये आइटम तो डेली यूज़ का है, लेकिन ये बना रेयर मटेरियल से है, जैसे कि फयांस का। तो इससे क्या हम इसको यूटिलिटेरियन में क्लासिफाई करेंगे या लग्जरी में? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हम इन आर्टिफैक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ से ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वैल्यूएबल मटेरियल से बने हुए हैं, वो जनरली लार्ज सेटलमेंट्स में कंसंट्रेटेड हैं। लार्ज सेटलमेंट का एग्जांपल जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये बहुत लार्ज सेटलमेंट थे पूरी सिविलाइजेशन के। तो ऐसे लार्ज सेटलमेंट्स में ही ये रेयर ऑब्जेक्ट्स कंसंट्रेटेड हैं और रेयरली फाउंड है स्मॉलर सेटलमेंट्स में। जो छोटे छोटे सेटलमेंट हैं उसमें बहुत कम मिले हैं ऐसे ऑब्जेक्ट, या मिले ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मिनिएचर पॉट्स हैं, फयांस के छोटे छोटे पॉट्स मिले हैं ना इसके, तो हो सकता है कि ये परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज़ होते हों। ये मोस्टली मोहनजोदारो और हड़प्पा में ही मिले हैं एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स, यानी कि जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं जैसे कि कालीबंगा, वहाँ से एक भी ऐसा पॉट नहीं मिला है। प्रेजेंट की तरह गोल्ड भी एक रेयर मटेरियल था जो कि प्रीशियस था, और सारी गोल्ड ज्वेलरी जो मिली है वो हड़प्पन साइट से ही मिली है। और जो गोल्ड ज्वेलरी है वो होर्स से रिकवर हुई है। होर्स क्या होते हैं? होर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको केयरफुली लोग संभाल कर रखते हैं किसी कंटेनर में या किसी पॉट में। क्या होगा, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी है, ठीक है, उसको किसी पॉट में रख दिया और इसको ज़मीन में दफना दिया ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए, इसकी चोरी ना हो पाए, है ना। तो इस टाइप के जो होर्स हैं, ये ज्वेलरी के हो सकते हैं या किसी मेटल ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं जिनको सेव किया जाता है रीयूज़ के लिए इनका, ताकि दोबारा यूज़ किया जा सके। जो मेटल वर्कर्स हैं, अब कोई ज्वेलरी होगी, गोल्ड की ज्वेलरी होगी, तो उसको मेटल वर्कर्स क्या करेंगे, उसको पिघलाकर कोई नई डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है तो उसको भी पिघलाकर कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो इनको मेटल वर्कर्स जो है वो बचाकर सेव करके रखते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे। और अगर किसी वजह से जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, यानी कि ये जो मेटल वर्कर्स थे या और भी लोग जो भी इसको दबा कर रखें ज़मीन में, अगर ये इनको दोबारा से नहीं मिलता है, ये होर्स अगर उसे रिसीव ना कर पाएँ, ये निकाले बिना ही मर जाएं, तो ये उसी ज़मीन में बने रहेंगे, दफने रहेंगे, जब तक आर्कियोलॉजिस्ट इनको फाइंड ना कर लें। तो ये जो होर्स थे, इनको कॉमन पीपल तो दबाकर नहीं रखेंगे ना ज़मीन में, उनके पास में इतनी वेल्थ ही नहीं होगी। तो जो पैसे वाले हैं, जो रिच पीपल हैं, वो इनको जमा करके रखते होंगे। तो इससे हाँ थोड़ा बहुत हम पता लगा सकते हैं कि सोशल डिफरेंस, सोशल तो नहीं आ रही है, इकोनॉमिक डिफरेंस तो दिखता है यहाँ पर, क्योंकि सोशल डिफरेंसेस के ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन रिच और पुअर की बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि कोई कोई सोसाइटी में रिच भी था और बाकी सारे कॉमन लोग थे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था उसके बारे में अब हमें पता लगाना है। क्राफ्ट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको ह्यूमन अपने हाथों से बनाए, अपनी स्किल का, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके, ठीक है, जैसे कि पॉटरी, ज्वेलरी, बीड्स, इनको ह्यूमंस ने ही तो बनाया ना अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्राफ्ट होती हैं। अब इनका जो प्रोडक्शन है उसके बारे में हमें पता लगाना है। तो चनूदरो को लोकेट करते हैं। चनूदरो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, यहाँ पर ये चनूदरो लोकेटेड है, ठीक है। ये जो है वो एक टाइनी सेटलमेंट है, छोटा सा सेटलमेंट है, 7 हेक्टेयर से भी छोटा है। अगर हम इसको मोहनजोदारो से कंपेयर करें तो मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर्स का है, तो कंपेरेटिवली यार बहुत ज़्यादा छोटा है ये। तो ये जो है चनूदरो, ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर और कोई काम नहीं होता था, ना कोई एग्रीकल्चर, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री, सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होता था। उस क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बीड मेकिंग, बीड बनाना, शेल कटिंग, शेल कटिंग जैसे जो शंख मिलते हैं
उनको काट काट कर अलग अलग चीज़ें बनाना, बैंगल्स बनाना, रिंग्स बनाना, है ना। और मेटल वर्किंग यहाँ पर होती थी, मेटल का काम करना, मेटल से और भी चीज़ें बनाना। सील मेकिंग भी यहीं पर होती थी, सील्स हमने देखी थी स्टार्टिंग में, तो सील भी बनाई जाती थी। और वेट मेकिंग, जो जिन्हें हम हिंदी में बाट बोलते हैं ना, जो वजन तोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी चनू दरों में ही बनाए जाते थे। अब जब बीट्स बनाए जाते थे तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था, वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ किए जाते थे। जैसे स्टोन का अगर हम एग्जांपल लें तो स्टोन में बहुत सारे टाइप्स थे जिनके बीट्स बनाए जाते थे, जैसे कि कार्नेलियन स्टोन। कार्नेलियन स्टोन जो है वो ब्यूटीफुल रेड कलर का स्टोन होता है, इस टाइप का दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है ये। और ये जो माला बनी हुई है ना, ये बीट्स हैं, छोटे छोटे जो मोती हैं, ये बीट्स हैं। ठीक है, ये कार्नेलियन के बीट्स हैं, इसी पत्थर से ये बनाए गए हैं। ये भी रेड कलर में ये हैं, और इस पर डिजाइन की गई है कुछ, है ना, व्हाइट कलर की। ये सारे कहाँ पर हो रहे हैं? ये चनू दरों में हो रहे हैं, राइट। तो कार्नेलियन का स्टोन हो गया, इससे भी बीट्स बनते हैं। जैस्पर स्टोन, जैस्पर जो है वो इस टाइप के स्टोन होते हैं, ये अलग अलग टाइप के स्टोन हैं, लेकिन ये सभी जैस्पर में ही आते हैं, कोई एक स्टोन नहीं है, ठीक है। और अगला जो है वो क्रिस्टल का, क्रिस्टल तो नॉर्मल ही होते हैं। और क्वार्ट्ज का स्टोन, क्वार्ट्ज जो है वो इस टाइप का दिखता है, क्वार्ट्ज, तो इसके भी बीट्स बनाए जाते थे, बहुत सुंदर लगेंगे ना, इसके व्हाइट कलर के एकदम ट्रांसपेरेंट बनेंगे। और जो है वो स्टीटाइट एक स्टोन है, स्टीटाइट की तो ये सील ही बनती है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था वो जो सील थी वो स्टीटाइट स्टोन की बनी थी, ये भी स्टीटाइट स्टोन की बनी हुई है। ये स्टोन है ना, इस टाइप का स्टोन होगा, और इस पर इम्पेक्ट कर दिया गया, ये जो भी एनिमल है, जो भी ये स्क्रिप्ट है, इसको इम्पेक्ट कर दिया गया, तो इससे सील बना दी गई। इसके बीट्स भी बनते थे लेकिन स्टीटाइट के, ठीक है। तो पहला मटेरियल हमने देख लिया स्टोन का। मेटल्स का भी यूज किया जाता था बीट्स बनाने में, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इनके भी बीट्स बनते थे। और शेल के भी बीट्स बनते थे, यानी कि शंख के भी बनते थे, फयांस के, फयांस अभी हमने पढ़ा। टेराकोटा के, या टेराकोटा को ही बर्न्ट क्ले भी बोलेंगे, यानी कि जो क्ले है उसको पका लिया जाए तो वो टेराकोटा बन जाता है, उसके भी बीट्स बनाए जाते थे, ठीक है। और कुछ बीट्स दो या दो से ज्यादा स्टोन्स के बने हुए थे, और उन स्टोन्स को एक साथ में जोड़ दिया जाता था। जैसे एक स्टोन ये है, एक स्टोन ये, इनको साथ में जोड़ दिया जाएगा और इससे एक बीड बन जाएगा, है ना। तो इनको एक साथ में जोड़कर बीड बना दिए जाते थे। कुछ ऐसे बीड्स होते थे, कुछ बीड्स ऐसे होते थे जो स्टोन विद गोल्ड कैप्स होते थे, यानी कि स्टोन का बीड बना दिया गया, इसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ा दी गई, तो वो एक अलग टाइप का ही बीड बन जाएगा। अब इन बीड्स की जो शेप है वो न्यूमेरस है, बहुत टाइप की शेप बनाई गई हैं। जैसे कि डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप जो है वो इस टाइप की सर्कल जैसी होती है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि इस फोटो में है, ये वाले जो हैं ये डिस्क शेप्ड है ना। और दूसरी शेप है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल को हिंदी में बोलते हैं बेलनाकार, यानी कि बेलन जैसी शेप, जो इस टाइप से सिलेंडर जैसी जो दिखेगी, बेलन जैसी दिखेगी, वो होती है सिलेंड्रिकल शेप। तो इस फोटो में ये जो सेकंड वाला है ये सिलेंड्रिकल टाइप का है ना, ये जो है सेकंड नंबर का ये सिलेंड्रिकल है। अगली शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोले जैसी, जो जैसे अपनी अर्थ एक स्फेयर है, एक बॉल देखी होगी वो एक स्फेयर होती है, पूरा गोला होती है ना, तो उस टाइप के भी बीट्स बनाए जाते थे। और बैरल शेप्ड है, बैरल शेप्ड यानी कि ढोलक के जैसी, जो साइड से किनारों से पतली हो लेकिन बीच में मोटी हो, और यहाँ पर किनारे पर पतली हो, ठीक है, ये शेप होगी बैरल शेप्ड। तो इस वाले में ये वाला जो है, ये जो है ये बैरल शेप्ड है, और ये वाला बीट भी बैरल शेप्ड है, ठीक है। तो ये हमने जो बीट्स हैं उनकी कुछ शेप्स देख ली। अब कुछ बीट्स जो थे वो डेकोरेटेड थे बाय इंसाइजिंग, इंसाइजिंग मतलब उस पर उकेरना, है ना, खरोच खरोच कर उस पर कोई भी चित्रकारी करना, या फिर कोई पेंटिंग उस पर की जाती थी बीट्स पर, तो वो डेकोरेटेड थे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये जो बीड है ये डेकोरेटेड ही है ना, इस पर कोई पेंटिंग की गई है व्हाइट कलर में, तो ये क्या है, ये डेकोरेटेड है पेंटिंग से, या फिर उन पर इंसाइजिंग यानी कि उत्कीर्णन कर दिया जाएगा, उन पर उकेरा जाएगा, जिससे कोई डिजाइन बनाई जाएगी। और कुछ बीट्स में डिजाइन एज्ड की जाती थी, यानी कि यहाँ पर भी वही बात है कि कुछ डिजाइन से उकेरी जाती थी खरोच खरोच कर बीट्स पर, ठीक है। अब बीट्स बनाने की जो भी टेक्निक्स थी वो मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफर करती थी, यानी कि जिस टाइप का मटेरियल होगा उस टाइप की टेक्निक बीट बनाने में यूज हो जाएगी। जैसे कि जो स्टीटाइट है, स्टीटाइट एक बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, उसमें इजीली काम किया जा सकता है। तो कुछ बीट्स जो स्टीराइड्स के बनाए जाते थे उनको कैसे बनाया जाता था, स्टीराइड का पहले पाउडर बना लिया जाता था, ठीक है, फिर उसका एक पेस्ट बना लिया जाता था, फिर उस पेस्ट से ये जो स्टीराइड के बीट्स थे उन्हें बनाया जाता था, मोल्ड किया जाता था, यानी कि ढाला जाता था, यानी कि बीट्स बनाए जाते थे। एक सांचा होता था, जैसे ये बीट्स का एक सांचा होगा, ठीक है, इसमें पेस्ट डाल दिया हमने स्टीराइड स्टोन का, फिर यहाँ पर इसको सूखने दिया, तो इस सांचे से क्या हो जाएगा, ये बीट्स बनकर तैयार हो जाएगा, और ये सांचा खाली हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा बीट डल जाएगा। तो स्टीराइड पाउडर के पेस्ट से भी बीट्स बनाए जाते थे।
अब जब पेस्ट से बीड बनाएंगे किसी सांचे में ढालकर, तो इससे क्या होगा, इसमें वैरायटी ऑफ शेप्स बन सकती हैं, अनलाइक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स। यानी कि अगर हार्डर स्टोन्स की कोई बीड्स बनाया जाता है तो क्या होगा, उसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म ही बनेगी, उसको काट काट कर धीरे धीरे तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म ही तो बनेगी। ज्योमेट्रिकल फॉर्म का मतलब जो भी मैथमेटिकल जो शेप होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, है ना। और ज्योमेट्रिकल पे क्या आ जाती हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, जो भी चीज़ें हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो हार्डर स्टोन से ज्योमेट्रिकल शेप्स ही बन सकती हैं, लेकिन जब हम पेस्ट का यूज़ करके बनाएंगे तो कैसी भी शेप हम ले सकते हैं अपने मन जैसी। तो ठीक है, पेस्ट से बीट बना लिया, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, ये एक पजल है, यानी कि पहेली है कि स्टीटाइट का माइक्रोबीट बनाया कैसे जाता था यार। ये कैसे एक स्टोन का पहले पेस्ट बना लेते थे, फिर पेस्ट से मतलब इनके पास में सांचा भी था, बीड भी बना लेते थे, उसको पक्का भी कर लेते थे, उसकी ज्वेलरी भी बना लेते थे। तो ये सब एक पहेली, एक पजल है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जब आर्कियोलॉजिस्ट एशियन टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स ने ये रिवील किया कि कार्नेलियन जो स्टोन हमने अभी पढ़ा, उसका रेड कलर उसे कैसे मिलता है, येलोइश रॉ मटेरियल, यानी कि येलो कलर का कोई रॉ मटेरियल होगा, उसको फायर करके उसे पकाकर उसे रेड कलर मिलेगा कार्नेलियन को। ठीक है, और जो बीट्स हैं उनको पकाकर, बीट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेजेस पर, प्रोडक्शन का कोई अलग अलग स्टेजेस होंगे। ठीक है, पहले स्टोन को तोड़ा जाएगा, उस पर पॉलिश, ग्राइंडिंग जो भी की जाएगी, वो अलग अलग स्टेजेस हो गए। तो उन स्टेजेस में जो बीट्स होंगे, एक स्टेज आ गई उसमें, ठीक है, और उस एक स्टेज में क्या होगा, उस बीट्स को पका दिया जाएगा और फिर उससे उसका रेड कलर मिल जाएगा उसे। तो कार्नेलियन का रेड कलर इस तरीके से आता था। नोड्यूल्स जो हैं, यानी कि पत्थर के टुकड़े जो हैं, ठीक है, उनको रफ शेप्स में चिप्ड कर दिया जाता था। चिप्ड मतलब तोड़ना। तो नोड्यूल्स को रफ शेप्स में तोड़ा जाता था। रफ शेप मतलब कि जैसे हमने मान लिया हमें इस टाइप का बीड बनाना है, ठीक है, और ये एक बड़ा सा पत्थर है, तो इसमें से एक रफ शेप तोड़ ली, इतना पार्ट तोड़ लिया, और मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा ये, तो इस टाइप की ये वाली जो शेप हो गई ये रफ शेप हो गई। और देन धीरे धीरे इस रफ शेप को क्या किया जाएगा, इसको फाइनली बारीकी से, इसमें जो भी परतें हैं, जो भी फ्लेक्स हैं, मतलब ये जो टेढ़ा मेढ़ा है इधर उधर से, इन सभी को हटाया जाएगा धीरे धीरे, है ना, और इसको एक फाइनल फॉर्म दी जाएगी, एक ये वाली जो फॉर्म होगी। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस आ जाते हैं, ग्राइंडिंग, यानी कि उसको पहले घिसा जाएगा, है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी जो शेप है इसको पहले घिसेंगे, तभी तो ये साइड से चिकना होगा ना, इस तरीके से, राइट। फिर उसमें पॉलिशिंग की जाएगी, जब उसमें शेप आ गई तो उसके बाद में उसको चमकाया जाएगा, उस पर पॉलिशिंग की जाएगी, ड्रिलिंग की जाएगी। अब बीड बन गया तो इसमें छेद भी तो किया जाएगा ना धागा डालने के लिए, इस टाइप से, तो फिर ये यहाँ से छेद बन जाएगा, ये गोला रह जाएगा और यहाँ से छेद रह जाएगा, है ना, तो इस टाइप का ये बीड बनकर तैयार हो जाएगा। तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स जो है, यानी कि छेद करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे, वो चन्हू से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, एंड मोर रिसेंटली धौलावीरा से भी मिले हैं। ठीक है, तो इनसे क्या पता चलता है कि चन्हू में, लोथल में, धौलावीरा में बीट्स बनाए जाते थे, इनमें ड्रिलिंग की जाती थी बीट्स में। अगर नागेश्वर और बालाकोट को लोकेट करें तो हम ये नोटिस करते हैं कि दोनों सेटलमेंट्स कोस्ट के पास में है। देखो, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में ये जो है ये बालाकोट है, और इंडिया के गुजरात में यहाँ पर ये लोकेटेड है नागेश्वर। ये दोनों ही समुद्र के पास में ही तो लोकेटेड है, इधर अरेबियन सी है, राइट। तो ये जो नागेश्वर और बालाकोट हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के। शेल वही शंख की चीजें, शंख के जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन्हें बनाने में नागेश्वर और बालाकोट, क्योंकि ये सी कोस्ट पर लोकेटेड है ना, तो ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे। शेल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि शेल की बैंगल्स बनाना। शेल बैंगल्स किस टाइप की दिखती हैं, ये अनफिनिश्ड शेल बैंगल्स के एविडेंसेस मिले हैं हमें, ठीक है, ये शेल की बैंगल्स है ना, लेकिन ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं, टूटी हुई हैं, इन्हें फेंक दिया गया हुआ होगा अगर खराब हो गई होंगी तो, राइट, वेस्ट के रूप में। और जो मिला है शेल ऑब्जेक्ट्स में वो है लेडल्स। लेडल जो है वो इस टाइप का दिखता है, स्पून जैसा, है ना, जिससे दाल वगैरह निकाली जाती है, तो स्पून की तरह दिखता है। ये प्रोबेबली यूज किया जाता होगा स्पेशल रिचुअल्स के लिए, जैसे कि कोई सैक्रेड लिक्विड होता है ना, कोई कहते हैं पवित्र जल, जैसे कि वाटर या कोई ऑयल है, उसको डिस्पेंस करने के लिए, उसे बांटने के लिए ये यूज किया जाता होगा, ये माना जाता है। और क्या है, इनले है। इनले कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनले एक डेकोरेटिव टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि एक सरफेस होता है, जैसे कोई बैंगल है, ठीक है, इसका ये जो सरफेस है, इस पर क्या किया गया, इस पर पहले कार्विंग की गई, इस पर ऐसी डिजाइन्स बनाई गई जिस पर
कोई दूसरा मटेरियल लाकर चिपकाया जाए। दूसरा मटेरियल जैसे कि कलर्ड स्टोन हो सकता है, वो कोई कलर्ड मेटल हो सकता है, या शेल ही हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस टाइप के ये कलर्ड स्टोन है, तो इसको यहाँ पर चिपका दिया गया इस पर कार्विंग करने के बाद में। तो ये जो टेक्निक है अलग से जो किसी ऑब्जेक्ट पर दूसरा मटेरियल लगाना, इसको बोला जाता है इनले। अब ये पूरी बैंगल बन गई है, अब अच्छी दिखेगी और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी, तो इनले भी किया जाता था। अब ये जो सारे शेल ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनको अदर सेटलमेंट्स में ले जाया जाता था, मतलब बनाया जाएगा नागेश्वर और बालाकोट में, और ले जाएंगे दूसरे सेंटर्स में, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, और मतलब अलग अलग जगहों पर ले जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे जो शेल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नागेश्वर, बालाकोट से अदर सेटलमेंट्स में पहुंचाए जाएंगे। उसी तरीके से कुछ ऐसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बीड्स कहाँ बनाए जाते थे, चनूदरों में और लोथल में। तो यहाँ से बीड्स को लार्ज अर्बन सेंटर्स में ले जाया जाता होगा, जैसे कि मोहनजोदारो में, हड़प्पा में पहुंचाए जाते होंगे बीड्स, ठीक है। जैसे चनूदरो कहाँ है, चनूदरो यहाँ पर है पाकिस्तान में, लोथल है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ मोहनजोदारो में और यहाँ हड़प्पा में, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, दूर दूर तक भी जा सकते हैं। एक जगह प्रोडक्शन हो गया, दूसरी जगह सप्लाई कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, ठीक है। तो हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे। हमने देखा कि जो बीड्स हैं, ब्लेड्स हैं, वेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सील्स हैं, वो बनाई जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन किया जाता है, उनका ज्वेलरी बनाई जाती है। तो उसी के अंदर अब हम देखेंगे कि सेंटर्स क्या है उनके प्रोडक्शन के, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मेनली वो काम किया जाता था, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली इन चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, रॉ मटेरियल जो है जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स यानी कि पत्थर के टुकड़े हो गए, होल शेल्स यानी कि पूरे शेल अगर मिल रहे हैं, यानी कोई शेल टूटा फूटा ना मिले, पूरा शेल अगर मिले, ठीक है, और कॉपर ओर, ये इस टाइप के कुछ रॉ मटेरियल होगा। ये एग्जांपल्स हैं, बाकी मेन बात क्या है, रॉ मटेरियल देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। दूसरी चीज वो देखेंगे टूल्स और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे अभी हमने देखा, जो अनफिनिश्ड शेल बैंगल्स मिली हैं, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएंगी। अगला जो आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं वो है रिजेक्ट्स, यानी कि कोई भी सामान अगर खराब हो गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, फेंक दिया गया और वेस्ट मटेरियल में वो आ गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, रॉ मटेरियल को, टूल्स को, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, इनको आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं किसी भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट जो वेस्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क का। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, तो अगर शेल या स्टोन, उसको अगर काटा जाता है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, तो इसके जो पीसेस हैं, मतलब काटने के बाद में मेन बीट तो अलग निकल जाएगा, बाकी का जो वेस्ट है, जो पीसेस है इस मटेरियल का, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। वहीं पर ही, उसी प्रोडक्शन के प्लेस पर ही तो फेंक दिया जाएगा ना। अब जो मतलब बना हुआ सामान है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको तो हमने बनाया चनूदरों में, भेजा मोहनजोदारो में, तो इससे मोहनजोदारो में वो मिला है, वो तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वो बना कहाँ पर। तो जहाँ पर वो बनेगा वहाँ पर ही उसका वेस्ट मटेरियल उस वहीं पर ही फेंक दिया जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है। समटाइम्स जो लार्जर वेस्ट पीसेस हैं, इनका यूज कर लिया जाता था स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बनाने में। जैसे कोई एक बहुत बड़ा पीस है, इसमें से हमें कोई बड़ी चीज ही बनानी है, लार्जर चीज ही बनानी है, ठीक है। तो इसमें से जो वेस्ट बचेगा वो लार्ज पीस का बचेगा, अब उस लार्ज पीस का यूज और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाने में कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिस्क्यूल बिट्स जो है, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, अब हमने बड़े टुकड़े का यूज तो छोटे चीजों को बनाने में कर लिया, लेकिन जब छोटी चीजों को बनाया जाएगा तो उसमें भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे ना, मिनिस्क्यूल बिट्स निकलेंगे। तो उनको यूजुअली छोड़ दिया जाता था, जो वर्क एरिया होता था वहीं पर ही छोड़ दिया जाएगा उसका, क्योंकि फिर आगे कोई यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन ट्रेसेस से क्या पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, मतलब जो छोटे और जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे, उनके अलावा जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो लार्ज सिटीज में भी होता था, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा। क्योंकि छोटे छोटे सेंटर्स तो छोटी छोटी चीजें ही बना पाएंगे, जो लार्ज चीजें बनाई जा रही हैं जिनमें से लार्ज वेस्ट ही निकल रहा है, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, लार्ज वेस्ट निकल जाएगा, ये मान लो, ठीक है। तो जो लार्ज प्रोडक्ट्स जो बनाएंगे, लार्ज ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, वो लार्ज सिटीज ही तो बना सकते हैं ना, उनके पास में पैसा ज्यादा होगा, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन लार्ज सिटीज में भी होता था और स्मॉल सिटीज में भी होता था, बट स्मॉल सिटीज में छोटी छोटी चीजें ही बनाई जाती थी और लार्ज सिटीज में लार्जर चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। क्लियर हो गया।
तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।